हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन शाह। तो आज मैं इस वीडियो में एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं लास्ट में इसमें कंक्लूजन में बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का है, ये मेरे एक्सेल शीट है और ये जो लॉन्च डेट है इसका 12 मई 2014। मतलब ये अभी ही लॉन्च हुआ था, मतलब 1 साल 10 साल पहले इसको पूरा टोटल 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए। और अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखें तो 10 साल में इसका जो रिटर्न है 21.85% तक का रिटर्न है। और अगर इस फंड का जो रिटर्न देखिए तो 23.12% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को 1 या 1.5% तक से बीट कर रखा है। तो जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। 23% का कोई बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए एसआईपी किया होता 10 साल पहले और लगातार आप इसमें एसआईपी करते रहते, तो आपको आपको अभी 10 साल में देखा जाए तो आपका जो टोटल डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज तक का डिपॉजिट होता। और आपका अभी जो वो 1,20,000 रुपीज 4,70,000 रुपीज तक का पैसा बन गया होता। मतलब करीब करीब आपका 4.5 गुना तक पैसा बढ़ गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता। और अगर आपने यही 1000 रुपए मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका टोटल जमा 1,20,000 रुपए हुए होते। और आपका वो 1,20,000 रुपए 1,93,000 रुपए हो गया होता। मतलब पैसा का लगभग दो दो गुना हो गया होता। लेकिन लगभग मतलब 70 से 80% आप मान सकते हैं। तो 1,93,000 मतलब दो करोड़ 2 लाख रुपए तक का आपका बन गया होता। और अगर मान लीजिए आपने वही 1000 रुपए एसआईपी फिक्स डिपॉजिट की तरफ किया होता तो 1,20,000 रुपए आपका डिपॉजिट हुआ होता और 1,74,000 रुपए तक का आपका कॉर्पस बन गया होता। तो मतलब देखा जाए तो इतना कुछ ज्यादा खास नहीं बना होता। एफडी बहुत ही कम रिटर्न दे रहा है। और अगर आप रिटर्न और कैटेगरी का देखें तो रिटर्न जो है इसने एबो एवरेज दे रखा है। देखिए अगर आप ज्यादातर स्मॉल कैप फंड का देखेंगे तो रिटर्न अगर 18 19 या 20% तक का रिटर्न देते हैं तो वो आपका एवरेज स्मॉल कैप फंड का रिटर्न माना जाता है। लेकिन अगर आपका 20% के ऊपर रिटर्न हो जाता है तो आपको उसका एबो एवरेज ही रिटर्न हो जाता है। और इसका रिस्क देखें तो रिस्क भी बहुत एवरेज है, मतलब ना ज्यादा रिस्क ले रहा है ना कम रिस्क ले रहा है। लेकिन देखा जाए, देखिए सारा स्मॉल कैप फंड रिस्की होता है। लेकिन ये जो मैंने एवरेज यहाँ पे लिख रखा है, मतलब एवरेज ये देखा जा रहा है कि एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड, तो स्मॉल कैप फंड में इसने रिस्क जो ले रखा है एवरेज ले रखा है। अब अगर इसमें मिनिमम एसआईपी देखे तो 500 रुपए से इसका मिनिमम एसआईपी है। तो आप 500 रुपए से इसका मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो कि मुझे इतना खास नहीं लगा। क्योंकि जो आप एसआईपी देखें तो आपको 100 रुपए के एसआईपी भी मिल जाते हैं बहुत सारे ऐसे फंड। और इसका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपए है, जो कि बहुत ही बेकार है मैं अगर बोलूं। क्योंकि अगर आप देखें वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि लमसम है वो 1000 रुपए से अगर स्टार्ट रहे तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है। लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट जो रिटेलर है, मतलब जो कि बहुत ही कम जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो अपना लमसम करना चाहते हैं तो अपना 1000 रुपए या 500 रुपए से लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 5,000 रुपए आपका लमसम करना पड़ेगा मिनिमम। और लॉक इन पीरियड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए एयूएम जो साइज है वो 13,747 करोड़ है। मतलब 13,747 करोड़ का एयूएम इसका साइज है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा साइज है। और मैंने आपको सारे वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर आपका एयूएम साइज 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में है तो आपका अच्छा खासा फंड माना जाता है। और ये करीब करीब 15,000 करोड़ के पास ही है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एयूएम साइज ये अच्छा खासा है। क्योंकि आप सोचे कि एयूएम साइज क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए एयूएम साइज ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एयूएम साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका एयूएम साइज 47,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसमें क्या होता है फंड मैनेजर को थोड़ा इसको मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, तो बीच बीच में वो अपना जो लमसम अमाउंट बंद कर देते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ बोलते हैं कि यार एसआईपी करो, लमसम बंद करवा दो, तो ये बंद कर देते हैं। तो ये चीजें जो है उनको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ता है। लेकिन ये फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर ठीक ठाक है वो अच्छा खासा मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। और अगर एएम साइज कम है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब कम है तो यार इसमें भरोसा थोड़ा कम रहता है कि यार अभी अभी नया आया है, या मतलब ज्यादा अभी वेल एस्टेब्लिश्ड फंड नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.7% तक है। और मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे है तब उस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि वो फंड मैनेजमेंट, मतलब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपना कुछ हिस्सा रखते हैं पैसा। तो जो हिस्सा रखते हैं मतलब उनका ये वो आपको भाई देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, वो दिमाग लगा के अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न दे रहे हैं 23% तक का। तो उसमें से उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। तो वो जो हिस्सा है वो 0.7% तक का हिस्सा वो खुद रखेंगे।
अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आपने मान लीजिए 1 साल पहले इसको बेच दिया प्रॉफिट की बुक करके, तो आपने यूनिट्स बेच दिए तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप टैक्स रेजिम में आते हैं तो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड कर लिया है, तो आपको प्रॉफिट पे 10% तक का ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले बेच दिया अपने यूनिट को, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए अपने 1 साल के ऊपर चले गया, उसके बाद बेचा, तो आपको एग्जिट लोड कोई देना नहीं पड़ेगा। अब मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसने मिड कैप का जो है 21.14% में 21.14% तक का इसने मिड कैप में एलोकेट कर रखा है। और स्मॉल कैप फंड का देखें तो स्मॉल कैप में इसने 74% तक का एलोकेशन कर रखा है। बेसिकली ये स्मॉल कैप फंड है तो ज्यादा एलोकेशन का स्मॉल कैप में ही रहेगा। और लार्ज कैप का देखें तो इन्होंने 2.81% तक का एलोकेशन कर रखा है। तो ये थोड़ा बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो 75% तक आप कंसिडर कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड में। इन्हें एलोकेशन है 25% तक, ये थोड़ा सेफ चलने के लिए मिड कैप और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर आप मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब सेक्टरल एलोकेशन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्होंने सबसे ज्यादा इस पे एलोकेट कर रखा है, 32.90% का एलोकेशन हो रखा है। तो इनका जो भरोसा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा भरोसा है। और सेकंड पे जो आपका आता है वो बेसिक मटेरियल्स, तो इसका देखिए तो 15.16% तक का आपको मतलब एलोकेशन हो रखा है। थर्ड पे आते हैं कंज्यूमर साइक्लिकल जो कि 15.01% तक का इनका एलोकेशन हो रखा है। फोर्थ पे आता है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि 11% तक का एलोकेशन हो रखा है, मतलब 10.89% तक का। और फिफ्थ पे आता है आपका फाइनेंशियल सर्विस जो कि 9.98% तक का एलोकेशन हो रखा है। और उसके बाद सिक्स्थ में आता है आपका रियल स्टेट जो कि 7.06% तक का एलोकेशन हो रखा है। उसके बाद सेवंथ में आता है आपका हेल्थ केयर में इनका 5.26% तक का एलोकेशन हो रखा है। उसके बाद सेकंड लास्ट में आता है आपका कंज्यूमर डिफेंसिव जो कि 2.64% तक का एलोकेशन हो रखा है। और लास्ट में आपका हो गया एनर्जी जो कि 1.11% तक का एलोकेशन हो रखा है। तो इनका सबसे ज्यादा जो एलोकेशन हो रखा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया। तो इन तीन सेक्टर में इनका मेजर पोर्टफोलियो इसी पे ही डिपेंडेंट है, ये तीनों सेक्टर में है। लेकिन डाइवर्सिफाई प्रॉपरली हो रखा है, लेकिन और थोड़ा डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी इन्होंने अपने आप को बचाया है। अब फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 फंड मैनेजर्स हैं। एक है वेणुगोपाल मनगर जिनका 4.3 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सेकंड में है सोनल गुप्ता जिनको 0.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और थर्ड पे आता है आपका चीनू गुप्ता जो कि 0.58 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन वेणु गुप्ता जो है वो वेणुगोपाल जो है उनको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 4.5 साल तक का एक्सपीरियंस है। और इस फंड का अगर रेटिंग देखें तो 3 में से मैं मतलब 5 में से मैं 3 दूंगा। रीजन ये है कि इसका जो पहला रीजन जो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एसआईपी है ये 500 रुपए है और इनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। अगर आप ज्यादातर फंड देखेंगे तो वो 1,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं और एसआईपी भी 100 रुपए या 200 रुपए से भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर रखा है। सेकंड, इसको मैं कम रेटिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनका जो है डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल में इनका जो देखें तो सबसे ज्यादा इन्होंने दे रखा है 33% तक का, जो कि अगर और थोड़ा डाइवर्सिफाई करते तो ज्यादा अच्छा खासा रहता, लेकिन उन्होंने एक ही फंड पे मतलब जो एक ही सेक्टर पे ज्यादा अपना भरोसा दे दिया जो कि 32% तक का है। और तीसरा जो है इनका जो फंड मैनेजर से इनमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक है जो 4.5 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, जो बाकी दो हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम नए हैं। तो थोड़ा बहुत इनको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एचएसबीसी है 10 साल में इन्होंने रिटर्न तो ठीक ठाक दिया है, इनका जो रिस्क है ये थोड़ा ज्यादा बन जाता है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो इसीलिए रिस्की है। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा और कम हो सकता था मेरा मानना है, 0.5% तक हो सकता था, 0.7 भी चलता है। 0.5% से जो भी नीचे है तो वो तो आप कंसीडर कर ही सकते हैं अगर इसका रिटर्न अच्छा खासा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और एक और चीज मैं बताना भूल गया, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो कंक्लूजन में बताऊंगा। जी हाँ, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये अच्छा खासा फंड है, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे रखा है। लेकिन आपका अगर टाइम फ्रेम 10 साल तक है, अगर आपका टाइम फ्रेम 10 साल तक है, आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन एसआईपी करिए, लमसम मत करिए, एसआईपी करते रहिए। तो क्या होता है कि एवरेज आउट हो जाता है, मतलब आपका जो पैसा है वो एवरेज आउट होके अगर ऊपर भी जा रहा है जब मार्केट तब भी आपको पैसा लग रहा है, नीचे भी जा रहा है तब भी पैसा लग रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप रेगुलरली एसआईपी करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा लॉन्ग रन में। 10 साल मिनिमम आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो रिस्की तो होता ही है, लेकिन आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।